हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके। तो नमस्कार आप सभी को, और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम अपने एक स्टडी जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हमारा, जिसका नाम है जातक तत्व। और जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं लाइक B.V. रमन साहब, और साउथ के एक बहुत बड़े ऑथर है कदालिगुडी जी, और भी कई सारे ऑथर्स ने इसकी ट्रांसलेशन लाइक R. संथानम जी, उन सभी ने इसकी ट्रांसलेशन किया और इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के रूप में माना है। इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज फर्स्ट टू 12th हाउसेस का एक तरह से कह लो कि एक सूत्र वाइज स्टडी है कि ठीक है, ये योग हो तो ये योग होता है। और जातक तत्वम बेसिकली योगास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। जातक तत्वम के अंदर छोटे छोटे चीज़ों के योग दे रखे हैं कि अगर ये योग बनेगा तो ये चीज़ होगी, ये योग बनेगा तो इस तरह से ऐसा काम होगा, या नेटिव के साथ ऐसा योग, ये पर्टिकुलर प्लैनेट इस हाउस में बैठेगा तो ये इस टाइप की इंडिकेशंस इसमें दी गई हैं। तो इन सब की स्टडी हम अपने इस एक शॉर्ट कोर्स में, या शॉर्ट एक तरह से कह लो कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हम इसकी स्टडी करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपना माइक म्यूट कर लें, और हम अ, गुरुदेव की प्रार्थना के साथ, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। ओम वृषभम च शनीनाम विश्वरूपम मदाभ्यम बृहस्पतिं वरेण्यम् ॐ गं गणपतये नमः। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जातक तत्वम के बहुत सारे एडिशंस हैं, और इसके अंदर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी का भी एक एडिशन है जो कि बहुत फेमस है, और B.V. रमन साहब का एडिशन भी बहुत फेमस है। लेकिन इस समय मैं जिस एडिशन को फॉलो कर रहा हूँ, ये कदालंगुडी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर साउथ से है, और ये बहुत इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसका लिंक जो है वो ग्रुप में भी डाल दूँगा, या PDF ही ग्रुप में शेयर कर लूँगा। तो जातक तत्व स्टार्ट होता है सीधा फर्स्ट हाउस के एक्सप्लेनेशन से। और किसी भी चार्ट में जब आप देखते हो कि फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। फर्स्ट हाउस आप जितने कर्म करोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम 10th हाउस देखते हैं कि आदमी का प्रोफेशन कैसा होगा, लेकिन उसकी किस प्रोफेशन में रुचि होगी वो हमें फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस फोर्थ फ्रॉम द 10th हाउस है, कि उसको किस हाउस के अंदर सुख मिलेगा या किस काम के अंदर उसका रुचि बनेगी। इसी तरह आपके सारे कामों के लिए ओवरऑल हम फर्स्ट हाउस का अगर मान लो फर्स्ट हाउस अच्छा नहीं है तो आपको बहुत अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, आपके पास फिज़िकल कंफर्ट अच्छा नहीं होगा, या आप कह लो कि आपके पास अगर अच्छा खासा मनी भी होगा तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ कि आपका फर्स्ट हाउस अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ के लिए होता है, आप क्या सोच रहे हो, आपके विचार कैसे, उनके लिए होता है। आपकी भी शक्ति जो है वो फर्स्ट हाउस में गवर्न करती है। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड केंद्र के अंदर रहे तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये व्यक्ति अच्छा खासा जीवन जिएगा।
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में भी रहे उसे भी एक बहुत अच्छा योग माना गया है जातक तत्व के अंदर। इसमें कहा जाता है कि वो पूरी लाइफ अपना एक वेल्दी और अच्छे से एंजॉय करते हुए बिता सकता है। वो व्यक्ति जहाँ जाएगा उसे डिस्कम्फर्ट नहीं होता। उसका एक रीज़न ये भी है कि फर्स्ट हाउस जो है उसका कारका सूर्य है, और फर्स्ट लॉर्ड एक तरह से सूर्य को ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। जब फर्स्ट लग्न लॉर्ड इन लग्ना होता है तो एक क्लास में संजय दत्त सर बताते हैं कि सूर्य का आप देखोगे कि सूर्य ने अपने दोनों हाथों में कमल धारण कर रखे हैं, जबकि आप और किसी देवता में आप नहीं देखते कि उन्होंने दोनों हाथों में कमल धारण किए हैं। तो एक तरह से जो ओवरऑल वेल्दी फीचर है वो सन देता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी हम ये कहते हैं कि सूर्य की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। इवन तो जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र भी सूर्य की गायत्री मंत्र भी सूर्य की ही उपासना का मंत्र है। तो लग्न लॉर्ड लग्न में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने सूर्य का बहुत वर्शिप किया है, या सूर्य की आपकी फैमिली लीनिएज के अंदर सूर्य की बहुत एक तरह से कह लो ग्रेस है आपके ऊपर। जातक तत्व में एक चीज़ पे और स्टैंड करता है कि अगर मैलेफिक्स लग्न में आए तो अलग अलग तरह के डिस्कम्फर्ट्स देते हैं। अब इसके अंदर हम नेचुरल मैलेफिक्स भी कंसीडर करेंगे और फंक्शनल मैलेफिक्स भी कंसीडर होंगे। अब अगर किसी के चार्ट के अंदर जातक तत्व कहता है कि राहु यदि लग्न में बैठे तो ऐसे व्यक्ति की किडनीज बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप नॉर्मली देखोगे जितने राहु लग्न वाले मिलेंगे उनकी किडनी बड़ी मिलेगी आपको। उसका रीज़न ये है कि वो राहु लग्न में आ गए, और राहु का जो ओवरऑल फिजिक है, ओवरऑल जो उनका इम्पैक्ट है उसके लग्न में पड़ रहा है, तो व्यक्ति क्या है वो अल्कोहल ड्रिंक ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह यदि किसी के मार्स अगर लग्न में होगा तो मार्स कारक है स्ट्रेंथ का, उसकी मसल्स और उसके आर्म्स बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, क्योंकि मार्स जो है वो थर्ड हाउस का कारक भी है। आप देखोगे कि लग्न में किसी के मैलेफिक प्लैनेट बैठेंगे तो वो उसे बहुत अच्छी काया नहीं देंगे। उसका कहीं ना कहीं आप चेहरा देख के इतनी पॉजिटिविटी आपको नहीं आएगी जितने बेनिफिट्स को देख के आती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम किसी ऋषि के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, कुछ हो, तो कई लोग आप देखोगे वो चेहरा देख के बताते हैं ठीक है यार तुम्हारा ये खराब चल रहा है, क्योंकि आपका जैसा भी दशा चल रही होगी उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पर विजिबल होगा। जो प्लैनेट आपके लग्न में बैठेंगे वो आपके चेहरे पर दिखाई देंगे। किसी का सन लग्न में बैठा होगा तो उसका चेहरा बहुत ब्राइट होगा, उसका जो फोरहेड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी बड़ा होगा। इसीलिए आप क्लासिकल में जब गुरुकुल सिस्टम चलता था तो जिनका फोरहेड अच्छा नहीं होता था, जिनका फेस अच्छा नहीं होता था, गुरु लोग उन्हें अपनी सीक्रेट शिक्षाएं नहीं देते थे। उनकी इसे हम शरीर लक्षण कहते हैं कि उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि चेहरा, आपका फेस कैसा है। अगर लग्न में बेनिफिक बैठे और उसे मैलेफिक देखें तब भी आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट आता है। लग्न लॉर्ड अगर 6, 8 और 12 के साथ कनेक्ट हो जाए तब भी आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट आता है।
अब जातक तत्व में एक बात और करता है कि साइंस हमने पढ़े कि हमारे 12 साइनों के 12 जितने साइंस हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। एक उनका 3 के ग्रुप में बांटा गया, चर राशि, हेलो। स्वभाव राशि मैं विशाल जी की और एक क्लास में हूँ। मैं करता हूँ फिर, हाँ? शशांक प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हमारी जो राशियां हैं उन्हें 3 के ग्रुप में बांटा गया है, चर राशि, द्विज स्वभाव राशि और स्थिर राशि। उसके अलावा राशियों का एक क्लासिफिकेशन बनता है जिसके हम अंदर उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं कि हम फायर एलिमेंट्स की राशि अलग रखते हैं, अर्थ एलिमेंट की राशि अलग रखते हैं। तो इस तरह से हमें 2 ग्रुपिंग हमारे क्लासिक्स में मिलती है। तीसरी ग्रुपिंग हमें मिलती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस की। उसके अलावा जातक तत्वम एक और ग्रुपिंग की बात करता है, वो सारे साइंस को 2 ग्रुपिंग में बांटता है। एक है शुष्क राशियाँ यानी ड्राई साइंस, और एक है वेट साइंस यानी कि सजल राशियाँ। अब सजल राशियाँ कौन कौन सी होती है? आपकी कुंभ राशि, कर्क राशि, आपके जितने तीनों साइन है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तो जल की राशियां हैं ही। इसके अलावा कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि, इसके अंदर भी जल के अंश प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जातक तत्व इन राशियों को सजल राशि के अंदर काउंट करता है। उसके अलावा जितनी राशि बचती है हमारे पास, मेष राशि बचती है, वृषभ राशि बचती है और मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और धनु राशि। ये जो राशियां हैं ये शुष्क राशियां हैं, ड्राई साइन है। तो जातक तत्व कहता है कि जब भी आपका लग्न लॉर्ड या लग्ना में ड्राई साइंस होंगे या लग्न लॉर्ड ड्राई साइंस के नवांश में होगा तो आदमी की बॉडी जो है वो लीन बॉडी होगी। और अगर किसी का लग्न लॉर्ड वेट साइंस के अंदर है तो उसको एक फैटी बॉडी मिलेगी। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और देखोगे कि किसी का लग्न लॉर्ड D1 और D9 दोनों में वेट साइंस में है तो आप देखो मोर देन ज़्यादा फैटी मिलेगा और ज़्यादा उसका मोटापा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अगर आप देखोगे कि किसी का D1 और D9 में कोई भी प्लैनेट लग्न लॉर्ड सजल राशियों में ड्राई साइंस में है, लाइक एरीज में है, लियो में है, वर्गो में है, तो उसकी बॉडी जो है वो एक तरह से लीन बॉडी आपको मिलती है। आप किसी की भी चार्ट में आप टेस्ट करोगे तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके साथ एक चीज़ हमें और पता चलती है कि ड्राई साइंस जो है वो हमें एक तरह से 100% फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे, इसलिए हमें जो बॉडी है वो एक तरह से लीन बॉडी मिल रहा है। तो आपका जिस भी हाउस का लॉर्ड या आप कह सकते हो कि अब दशा लॉर्ड अगर ड्राई साइंस के अंदर है तो वो दशा बहुत, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्मूथ दशा नहीं होगी। क्योंकि जब आप पैथ की बात करते हो, जो ड्राई पैथ होता है वहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है, और जो स्मूथ पैथ है जहाँ पे वाटर बहुत फ्लोइंग है उसे हम वेट पैथ कहते हैं या सजल, वहाँ पे सजलता है। इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखोगे कि लग्न लॉर्ड यदि ड्राई साइंस में जा रहा है तो आदमी के अंदर इमोशनल वैल्यूज़ कम होती है। या आप इसको रिवर्स में देख लो कि जो लोग थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं उनको ऑटोमेटिकली एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर मिलता है जो थोड़ा बल्की रहेगा। लाइक हम बात करते हैं फेंग शुई के अंदर कि हमें लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए,
लाफिंग बुद्धा क्या है, बहुत अच्छा हंसता हुआ एक प्रॉस्पेरिटी का साइन है। लेकिन ये देखो लाफिंग बुद्धा भी एक हेल्दी क्यों है, वो एक कोई लीन बॉडी क्यों नहीं है हंसती हुई। और ड्राई साइंस जो है वो कहीं ना रिलेट करते हैं फियर से। जैसे अगर आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसके अंदर देवी काली का एक रूप बताया गया है कि उनकी बॉडी जो है बहुत सूखी हुई है, बिल्कुल इतनी शुष्क है कि उनका ऐसा लगता है कि किसी कंकाल के ऊपर ही मांस को लपेट दिया है। और जब वो अट्टहास करती हैं तो जितने शत्रु हैं उनके हृदय भय से कांपने लगते हैं। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि जो ड्राई साइंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लेकर नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरा ये इवेंट फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, एंड आपने प्रश्न कास्ट किया और प्रश्न के अंदर लग्न लॉर्ड ड्राई साइन के अंदर चले गया, इट मीन्स कि उसका जो रिजल्ट है, बिकॉज ऑफ कि हम उसे डिनाइल, ड्राई साइज किसी भी चीज़ को डिनाइल नहीं कर रहे, वो एक तरह के रिजल्ट में काम कर रहे हैं, वो एक तरह का रिजल्ट बता रहे हैं। तो लग्न लॉर्ड अगर प्रश्न में ड्राई साइंस में चले गया या जिस चीज़ से रिलेटेड प्रश्न है वो कारका ड्राई साइंस के अंदर चले गया, इट मीन्स कि वो तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, वहाँ कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक फियर है कि मैं इसे शायद अचीव ही ना कर पाऊँ। और यदि लग्न लॉर्ड सजल राशियों में रहे तो कह सकते हो ठीक है, बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आप सब एक बार ड्राई साइंस लिख लीजिए कि ड्राई साइंस कौन कौन से हैं, ताकि आपको आगे इसके लिए प्रॉब्लम ना हो। एक तो आपके तीनों वाटरी साइंस वेट साइंस हैं, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। इसके साथ एक्वेरियस, एक्वेरियस इसलिए क्योंकि वो कुंभ है, उसके अंदर हम जल स्टोर करते हैं। देन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है, मगरमच्छ है, और मगरमच्छ जो है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। इसलिए कैप्रिकॉन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर बताया जाता है कि इतने डिग्री तक ये वाटरी है और इतने डिग्री तक ये अर्दी साइन है। तो एक तरह से दोनों का मिक्सचर साइन है। तो ये आपके सजल राशियाँ वेट साइन है। और जो ड्राई साइन है आपके वो है एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो, वर्गो एंड सेजिटेरियस। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप सबने साइन लिख लिए ना। तो अपने लिब्रा जो साइन है वो वेट साइन है, वो सजल राशि है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि नेचर ऑफ डिजीज़,
आपको कौन सी डिजीज़ होनी है या किस टाइप की डिजीज़ आपको प्रोमिनेंट रहेंगी लाइफ के अंदर, किस टाइम पीरियड पर रहेंगी, और उनको आप कैसे देखोगे। तो जातक तत्वम कहता है कि जिस तरह आप फिजिकल, मयूर जी लिख रहे हैं 4 at 12 वेट, 10 11 7 वेट एंड स्टार्ट है। जी मयूर जी बिल्कुल सेम है। तो एक चीज़ है, देखो हम देखते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो लॉर्ड ऑफ डिजीज़ है। सिक्स्थ लॉर्ड का कंजंक्शन कैसा है, सिक्स्थ लॉर्ड कैसे एक्टिवेट हो रहा है और किस तरह की योग बना रहा है, उससे हम डिजीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन जातक तत्वम जब बात करता है वो कहता है, वो सीधे लग्न में बैठे हुए ग्रहों की बात कर रहा है। और इसका जो मुझे एक बहुत अच्छा रीज़न ये लगता है कि जिस तरह लोहे में दीमक नहीं लग सकता, क्योंकि लोहा जो है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। अगर वो लोहा जो डिस्ट्रॉय होगा वो जंग लगने से डिस्ट्रॉय होगा। लकड़ी है, लकड़ी में कभी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका नेचर के वो विरुद्ध है। इसी तरह आपके लग्न में जो ग्रह बैठेगा वो ग्रह आपके ओवरऑल नेचर को, या लग्न लॉर्ड आपका जो है वो ओवरऑल नेचर को बताएगा। अगर उसका कंजंक्शन 6 8 या 12 के लॉर्ड के साथ होता है तो ये डेफिनेट हो गया कि एट अ पर्टिकुलर एज आपको डिजीज़ होगी। और लग्न लॉर्ड अगर बेनिफिक्स के द्वारा एक्सपेक्टेड है और नेचुरल बेनिफिक्स और फंक्शनल बेनिफिक्स दोनों के द्वारा, अगर नेचुरल बेनिफिक्स भी 6 से 12 का लॉर्ड हो गया तो भी हम उसे मैलेफिक में ही कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तब आप देखोगे कि वो आदमी अपनी एक हेल्दी लाइफ जीता है और एक अच्छी एज तक जीता है, और सिर्फ छोटी मोटी कुछ जो डिजीज़ हैं वो तो होती हैं, लेकिन कोई ऐसी मेजर डिजीज़ उसे परेशान नहीं करती। जो एज के साथ हम जिस डिजीज़ को कहते हैं वो होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्री मैच्योर एज के अंदर आदमी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न आप ये देखोगे कि लग्न में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो जिस, या लग्न लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो गया उस प्लेनेट से, वो जिस नवांश में जा रहा है वो नवांश का साइन भी इन्वॉल्व होगा उस डिजीज़ को कॉज करने के लिए। लाइक जातक तत्व कहता है कि यदि किसी के लग्न में सूर्य बैठा हो और मंगल के द्वारा एस्पेक्ट करता हो तो उसे ब्रीदिंग ट्रबल होगी, ट्यूबरोक्लोसिस होने की शिकायत रहेगी, स्टमक एक होने की शिकायत रहेगी। स्टमक एक क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सन जो है वो कारका ऑफ स्टमक है। आपका जो लियो साइन है वो नेचुरली उधर में आता है, आपकी 5th हाउस। एक क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर है, उनकी प्रिडिक्शन थी सन इन लग्ना और केतु वहाँ से ट्रांजिट कर रहे थे, तो उन्होंने आदमी को प्रिडिक्ट किया कि आप संभल के रहिएगा, इस तारीख के आसपास आपकी हड्डी टूटने का खतरा है। अब क्यों? सन कारका है बोन्स का और केतु क्या है, चीज़ों को ब्रेक करते हैं। और जो एज, जो टाइम उन्होंने बताया था उस दिन के आसपास उस व्यक्ति वो बड़ा आराम से खड़ा हुआ था, जिस बाइक के सहारे खड़ा था उसकी बाइक गिरी और उसके पाँव में फ्रैक्चर आ गया। सन केतु का कंजंक्शन भी मिलेगा आपको चार्ट पे, तो वो इंडिकेट करता है कि जब भी वो एक्टिवेट होगा एक पर्टिकुलर टाइम और दशा के अंदर, कहीं ना कहीं वो आपको बोन से रिलेटेड इशू देगा या फ्रैक्चर करवा हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ।
आप सबको ये स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। शशि जी प्लीज़ आप माइक म्यूट कर लीजिए, आपके तरफ से हिंड्रेंस आ रहा है। इस चार्ट में आप देखो, लग्न लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है 12th लॉर्ड के साथ। आप नहीं दे पाता। 12th लॉर्ड जो है वीनस, वो लग्न लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब ये 12th लॉर्ड जो है नवांश के अंदर सैटर्न के साइन में जा रहा है। ऑल्सो D1 के अंदर राहु एंड जुपिटर के द्वारा एस्पेक्टेड है। तो वीनस की एक्टिवेशन का स्टेज है 25 की एज के अंदर इस नेटिव को सैटर्न जो है ड्राइनेस का कारक है, एक ड्राई प्लेनेट है और पेन का कारक है। इसलिए अर्थराइटिस और रूमेटो अर्थराइटिस ये सैटर्न की डिजीज़ होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक आदमी को परेशान करती है। एट द एज ऑफ 25 इस नेटिव को रूमेटो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आई और कई साल वो इससे सफ़र किया। लेकिन एस्पेक्ट ऑफ वीनस क्या ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति अपनी डिजीज से रिकवर कर जाएगा एट पर्टिकुलर एज। तो अब जैसे ही उसके ये दशा चेंज हुई और अब वो व्यक्ति अब जितना पेन में उस पर्टिकुलर 3 साल रहा, जिन 3 साल वीनस एक्टिवेट होता है 25, 26 और 27, वो व्यक्ति अपने बेड से उठने में भी संभव उसे 2 लोग उठाते थे। जब वो एज उसकी कंप्लीट हो गई तब वो खुद से अपने काम करने में एक्टिव हो पाया। और जुपिटर का यहाँ पे है, तो जुपिटर का मतलब है गाइडेंस। तो उन्हें एक अच्छा गाइडेंस मिला, उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ली और उन्हें जो डॉक्टर्स उनको 25 to 27 की एज में ठीक नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एट द एज ऑफ 28, 29 अपने डॉक्टर चेंज किया और कन्वर्ट हुए होम्योपैथिक मेडिसिन पे और उन्हें 90% रिलीफ आ गया। अगेन सैटर्न इज कारका ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 तो अल्कोहल की मात्रा उसमें हमेशा रहती है। दूसरा ये है कि उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है। एक चार्ट आप और देखिए, ये 1995 का बॉर्न है और एक यंग एज के नेटिव हैं। इनका लग्न लॉर्ड जो है 6, 8 के लॉर्ड से कनेक्टेड है सेकंड हाउस के अंदर। और लग्न लॉर्ड गया किस नवांश में? वीनस के नवांश में। मार्स की एक्टिवेशन की एज है 28, 29, 31 एंड 32। एट द एज ऑफ 29 नेटिव को डायबिटीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एक तरह के एफ्लिक्शन के अंदर आ गया। और एफ्लिक्शन किसका था? वीनस, क्योंकि वो गया वीनस के नवांश के अंदर।
एट्थ लॉर्ड जिसके साथ कंजंक्ट था, जैसे कि पिछले चार्ट में देखा कि ट्वेल्थ लॉर्ड ने हिंड्रेंस क्रिएट किया, या हिंड्रेंस किसने क्रिएट किया, एट्थ लॉर्ड ने। और एट्थ लॉर्ड भी नवांश ऑफ वीनस ही बैठा हुआ है। तो इस तरह जो प्लैनेट्स लग्न में बैठेंगे, और लग्न लॉर्ड अगर मैलिफिक्स के साथ कंजंक्ट कर जाएगा तो नेटिव को एक डिसकम्फर्ट की तरफ लेकर जाएगा, आफ्टर ऑल द रेमेडीज ऑल्सो। तो आज के सेशन में हम फर्स्ट चैप्टर में से अभी यही पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, तो इसको एक बार समराइज कर दो क्या? रश्मि जी, आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो हेलो सर। जी मयूर जी बताइए। सर 7 नंबर का साइन जो है वो भी राई नहीं गिना जाएगा बिकॉज ऑफ सैटर्न वहाँ एग्जॉल्ट होता है नहीं लिब्रा नहीं, के अंदर वो। ऐसा नहीं। ऐसे तो आप सैटर्न को एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड भी कह सकते हो ना। नहीं मतलब मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसलिए वो मतलब 7 नंबर वो ट्राई। वेट साइन ही है, लिब्रा वेट साइन है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये बुक आप पीडीएफ भेज देना सर। हाँ जी हाँ जी, मैं भेज दूंगा। सर इट्स अ वेरी गुड सेशन फ्रॉम योर्स एंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। तो इसकी जो अभी जो हमने डिस्कशन किया लग्न लॉर्ड के बारे में, और लग्न ड्राई साइंस और वेट साइंस के बारे में, इसके डिस्कशन के लिए आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो आप ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं, या किसी चार्ट में आपको अगर लगे कि नहीं लग रहा तो उसके लिए भी ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं। अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।